नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A रूपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं BSc सेकेंड ईयर के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, परंतु उसको हम स्यूडो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं क्योंकि वो कार्बोक्सिलिक समूह की कुछ अभिक्रियाओं को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसकी हम बात करेंगे। कार्बोक्सिलेट जो नेगेटिव आयन होता है, कार्बोक्सिलेट जो ऋणायन होता है, उसका किस प्रकार से स्थायित्व होता है, किस प्रकार से उसके अंदर रेजोनेंस पाई जाती है। और इससे पहले जो हम बात कर चुके हैं वो हम बात कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एक तरीके से डेफिनेशन क्या होती है। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद में हमने बात की जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। और नेक्स्ट हमने बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। ट्राइवल मेथड होता है, उसके अलावा ड्राइव्ड मेथड होता है और उसके अलावा IUPAC मेथड होता है। अब इसके अलावा हमने बात की एक और टॉपिक के बारे में जिसको हम आइसोमरिज्म या समवायवता कहते हैं। समवायवता किस प्रकार से इसमें पाई जाती है, स्थिति श्रृंखला किस प्रकार की इसमें समवायवता पाई जाएगी, उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। क्रियात्मक समूह समवायवता, श्रृंखला समवायवता, ये दो समवायवताएं इसके अंदर पाई जाती हैं। तो हम इन्हीं के बारे में बात कर रहे थे, किस प्रकार से इसमें समवायवता पाई जाएगी। उसके बाद में हमने बात की कि किस प्रकार से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर किस प्रकार से जो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल समूह होता है, उन दोनों की प्रकृति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करती है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, हमने लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर थोड़ा सा इसके बारे में बात की थी। देखिए, ये बात हमने ये देखा था कि हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण, हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण कार्बोनिल समूह की क्रियाशीलता घट जाती है। मतलब ये वाला जो समूह है हाइड्रोक्सिल, इस समूह की उपस्थिति के कारण इस समूह की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी कारण कार्बोक्सिलिक अम्लों में कार्बोनिल समूह होने के बाद भी, देखो ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोनिल समूह होता है, लेकिन इस समूह होने के बाद भी ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दर्शाते नहीं है, क्योंकि ना ही ऑक्सीजन बनाते हैं ना ही ये साइनोहाइड्रेन बनाते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि कार्बोनिल ग्रुप की जो क्रियाशीलता है उसको कम कर देता है। कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाशीलता के कारण कार्बन समूह के कार्बोनिल समूह को क्या कहा जाता है, स्यूडो कार्बोनिल समूह कहा जाता है। स्यूडो का मतलब होता है जो होता तो है लेकिन उसके जैसा काम नहीं करता। तो इसका मतलब कार्बोनिल यहाँ पर है तो सही, लेकिन ये उसकी अभिलाक्षणिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं उनको नहीं दर्शा रहा है, इस वजह से इसको स्यूडो बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि इस कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण हाइड्रोक्सिल समूह पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने ये देखा कि हाइड्रोक्सिल समूह की उपस्थिति के कारण कार्बोनिल पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, और अब हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो उसको देखिए, सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं हाइड्रोक्सिल समूह की, ROH। अब ये देखिए, हाइड्रोक्सिल समूह अगर अल्कोहल में जुड़ा रहे, अल्कोहल में अगर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा रहे तो ये क्या करता है, अपने H+ को बाहर निकाल देता है, H+ को बाहर निकाल देता है। लेकिन H+ को कोई इतना ज्यादा भी बाहर नहीं निकालता, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दुर्बल अम्लीय प्रकार का। ठीक है, जब एल्किल और हाइड्रोक्सिल समूह के बीच में कार्बोनिल समूह आ जाता है तो उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है। अब यहां पर ध्यान देना है कि अल्कोहल में, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में ये किस प्रकार का होता है, दुर्बल अम्लीय प्रकार का होता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक में जो OH पाया जाता है ये बहुत ज्यादा प्रबल प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, कार्बोक्सिलिक प्रकार का समूह बन जाता है। कैसे, देखो हम देखते हैं अल्कोहल अणु में अल्कोक्साइड आयन दोनों एक अकेली संरचना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में क्या होता है, कार्बोक्सिलेट आयन पाया जाता है। अब देखो इसका रीजन क्या है, क्योंकि अल्कोहल में ये क्या है, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक के अंदर जो ये बनता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट। अब कार्बोक्सिलेट में दो प्रकार की अनुनादी संरचनाएं हो सकती हैं, इसको पहले समझिए। हम इसकी तुलना कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास ये अल्कोहल है, ठीक है, हम किसकी तुलना कर रहे हैं, OH समूह की,
OH समूह की अम्लता की, OH समूह की एसिडिटी की तुलना कर रहे हैं। और किस प्रकार से? सबसे पहला ROH। अब ROH या अल्कोहल में जब ये टूटेगा तो क्या टूटेगा? RO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड बोलते हैं, एल्कोक्साइड। अब इस एल्कोक्साइड की कोई अनुनादी, एल्कोक्साइड की कोई अनुनादी संरचना नहीं होती, इसकी कोई भी अनुनादी संरचना नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या होगा? इसका स्थायित्व कम होगा, स्थायित्व कम होगा। अब स्थायित्व कम होने से इसकी जो प्रकृति कहलाएगी, इसकी जो अल्कोहल की प्रकृति है वो कौन सी होगी? दुर्बल अम्लीय प्रकार की। अब देखिए, हम हाइड्रोक्सिल समूह के बारे में बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक के अंदर। कार्बोक्सिलिक में इस प्रकार से हाइड्रोक्सिल समूह पाया जाता है। अब कार्बोक्सिलिक में जो बनता है ग्रुप वो इस प्रकार से बनता है RCO डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ पर एक के ऊपर नेगेटिव आएगा। देखिए यहाँ पर जैसे कार्बोक्सिलेट बना, ये रहा RC डबल बॉन्ड और इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, तो यहाँ से इसने H प्लस को बाहर निकाल दिया तो ये बन गया। ठीक है, देखिए किस प्रकार से बनता है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेट। मतलब यहां से जब H प्लस निकलेगा, माइनस करेंगे जब H प्लस को, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा कार्बोक्सिलेट। ठीक है, अब कार्बोक्सिलेट की दो अनुनादी संरचनाएं होती है। कार्बोक्सिलेट की कितनी अनुनादी संरचनाएं होती है? दो अनुनादी संरचनाएं होती है। इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं होंगी? दो। एक तो ये वाली होगी और एक कौन सी होगी? RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये दोनों इसकी अनुनादी संरचनाएं होंगी। ये इसकी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसकी अगर अनुनादी संरचनाएं हैं तो इसका मतलब इसका स्थायित्व ज्यादा होगा। अगर इसका स्थायित्व ज्यादा होगा, स्थायित्व ज्यादा होगा तो ये H प्लस उतना ही बाहर रहेगा। तो जितना H प्लस ज्यादा बाहर रहेगा उतना ही अम्लता इसकी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ध्यान देना है, हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं हाइड्रोक्सिल समूह की अम्लता की तुलना कर रहे हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बीच में। तो सबसे पहले अल्कोहल के बारे में बात करें। अल्कोहल जबकि देखो कोई अम्ल कब बनता है? H प्लस को त्यागने पर। तो अल्कोहल अपने H प्लस को त्याग के अल्कोक्साइड आयन का निर्माण करती है। अब जो अल्कोक्साइड आयन होता है इसकी कोई अनुनादी संरचना नहीं है, केवल यही है अल्कोक्साइड है, इसकी कोई अनुनादी संरचना नहीं होती। इस वजह से इसका स्थायित्व कम होगा, ये दुर्बल अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक में, तो कार्बोक्सिलिक में जब H प्लस निकल जाएगा तो उससे क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनेगा। अब ये जो कार्बोक्सिलेट ऋणायन होता है इसकी दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं और इन दो अनुनादी संरचनाओं के कारण ही इसका स्थायित्व भी बढ़ जाता है और अम्लता भी बढ़ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हाइड्रोक्सिल समूह अगर अल्कोहल में पाया जाए तो उसके H के कारण उसकी अम्लता कम होती है, जबकि यही हाइड्रोक्सिल समूह अगर कार्बोक्सिलिक में पाया जाता है तो उसकी अम्लता अधिक होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनता है जिसमें अनुनाद पाया जाता है, स्थायित्व अधिक होता है, इस वजह से उसकी जो अम्लता होती है वो बढ़ जाती है। अभी हम इसको स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से कार्बोक्सिलेट ऋणायन बन गए। अब कार्बोक्सिलेट ऋणायन क्या होगा? अब साम्य देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए उपयुक्त साम्य में कार्बोक्सिलेट आयन की कितनी अनुनादी संरचनाएं हैं? दो प्रकार की अनुनादी संरचनाएं हैं। उपयुक्त साम्य में हम देखते हैं ये इसकी अनुनादी संरचनाएं है, ये कार्बोक्सिलेट की अनुनादी संरचनाएं हैं दोनों। उपयुक्त साम्य में हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अणु की दोनों अनुनादी संरचनाओं में से एक तो उदासीन है और दूसरा एक क्या है? डाई आयन है। अब देखो यहाँ पर ये तो उदासीन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? डाई आयन होता है जिसमें दो समान परमाणुओं पर विपरीत प्रकार का आवेश होता है। दो समान परमाणुओं पर विपरीत प्रकार का आवेश होता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इनकी ऊर्जाओं में पर्याप्त अंतर है, फलस्वरूप अधिक अनुनाद नहीं होता है। इसके विपरीत कार्बोक्सिलेट आयन की दोनों अनुनादी संरचनाओं में, अब ये कार्बोक्सिलिक है, देखो ये तो कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर ध्यान देना है। कार्बोक्सिलिक में जब अनुनादी संरचना, ये किसकी संरचना फर्स्ट, ये इसकी संरचना सेकंड। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनादी संरचनाएं पाई जाएंगी तो ये ध्यान देना है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आवेश आएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक में, कार्बोक्सिलेट में केवल नेगेटिव प्रकार का आवेश घूमेगा, तो इसका मतलब इसकी तुलना में ये ज्यादा स्थायी है।
इसकी तुलना में ये ज्यादा स्थायी है, क्योंकि यहाँ पर तो दो प्रकार के आवेश पाए जा रहे हैं, यहाँ पर एक ही प्रकार का आवेश पाया जा रहा है, तो इसकी तुलना में ये ज्यादा स्थायी है। और जब ये ज्यादा स्थायी है तो इसका मतलब ये H+ को बाहर निकालने को प्रायिकता देगा, प्रोबेबिलिटी है इसकी H+ को बाहर निकालने की, तो इसका मतलब ये इसी रूप में रहेगा और इसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। जबकि दूसरा एक डाई आयन है जिसमें दो समान परमाणु पर विपरीत आवेश है। अब देखो ये डाई आयन है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो है, और एक क्या है, दोनों में से एक तो सामान्य उदासीन संरचना और दूसरा डाई आयन प्रकार की संरचना है, ठीक है। इनकी ऊर्जाओं में बहुत ज्यादा अंतर होता है, इस वजह से इनमें कोई ज्यादा अनुनाद नहीं पाया जाता। इसके विपरीत कार्बोक्सिलेट आयन की दोनों अनुनादी संरचना एक जैसी है, दोनों में ही जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, अतः इनकी ऊर्जाओं का अंतर कम होगा और इससे प्रभावी अनुनाद होगा। इससे सिद्ध किया, इसी से हम ये कह सकते हैं कि जो CO बॉन्ड लेंथ होती है दोनों की जो CO बॉन्ड लेंथ होती है वो हमेशा समान रहती है, और इसकी जो अनुनादी संरचना है, अनुनादी संकर, उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। C के यहाँ दोनों तरफ डबल बॉन्ड की प्रायिकता है और नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ घूमता है। इस प्रकार देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुओं की तुलना में कार्बोक्सिलेट आयन प्रभावी अनुनाद करता है। इसका अनुनाद कौन सा होता है, इसका अनुनाद होता है प्रभावी अनुनाद, मतलब इसमें अधिक प्रकार का अनुनाद पाया जाता है, प्रभावी अनुनाद करता है, अधिक स्थायी होता है, जिससे कार्बोक्सिलिक समूह आयनित होकर कार्बोक्सिलेट के रूप में अधिक रहेगा। अब ये ज्यादा स्थायी है तो ये इसके अंदर बदला हुआ रहेगा। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिकों में सबसे अधिक अम्लीय प्रकृति कार्बोक्सिलिक समूह की होती है, और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण, मतलब इस समूह की उपस्थिति के कारण, ये वाला जो समूह है, इस समूह की उपस्थिति के कारण इसकी OH की अम्लता में, OH समूह की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। तो देखिए एक बार मैं इस चीज को वापस रिपीट कर देता हूं। देखो कार्बोक्सिलिक में दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, कार्बोक्सिलिक में दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, एक होता है C डबल बॉन्ड O जिसको कार्बोनिल समूह कहते हैं, और एक होता है OH जिसको हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उस कार्बोनिल की क्रियाशीलता कम हो जाती है, और वो नाभिक स्नेही योगात्मक प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं दर्शाता, इसलिए उसको छद्म कार्बोनिल कहा जाता है। ये चीज। दूसरी चीज, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर कार्बोनिल समूह का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर कार्बोनिल समूह का पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और वो अपने H+ को आसानी से त्याग सकता है, जिससे वो अधिक अम्लता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हुई कि हाइड्रोक्सिल का कार्बोनिल समूह पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्रियाशीलता कम करने वाला प्रभाव पड़ेगा, जबकि कार्बोनिल का हाइड्रोक्सिल पर धनात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्रियाशीलता को बढ़ाने वाला प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भौतिक गुणों के बारे में कि किस प्रकार के भौतिक गुण होते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु होते हैं ध्रुवीय प्रकार के होते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं, इनके क्वथनांक के मान ज्यादा होते हैं और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक के मान भी बढ़ते जाते हैं। उसी को हम देखते हैं यहाँ पर। फिर हम बात करेंगे अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव क्या होता है, थोड़े थोड़े इसके जो गुण है उनके बारे में हम बात करते हैं थोड़ी सी। देखिए जल में विलयशील होते हैं, फार्मिक अम्ल से ब्यूटारिक अम्ल तक, फार्मिक अम्ल मतलब एक कार्बन वाला, ब्यूटारिक अम्ल मतलब 4 कार्बन वाला तक के यौगिकों की जल में अनंत विलेयता है, मतलब जितनी मात्रा में हम इसको डालते जाएंगे ये उसके अंदर घुलते जाएंगे। इसके बाद हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बढ़ती जाती है। एक सिंपल सा रूल होता है कि जितना ज्यादा किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट होगा या जितना ज्यादा किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होती, उसकी जो जल में विलेयता है वो उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज है। अब एरोमेटिक अम्ल जो होते हैं, एरोमेटिक अम्लों की विलेयता भी कम होती है या लगभग शून्य होती है। एरोमेटिक अम्लों में एग्जांपल है बेंजोइक एसिड का। जबकि हैलो अम्ल, हैलो अम्ल मतलब जिसके ऊपर क्लोरीन वगैरह लगे हैं, HCl वगैरह, जबकि हैलो अम्ल जल में अत्यधिक विलयशील होते हैं। हाइड्रोक्सी अम्ल और डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल की जो जल में विलेयता होती है वो अत्यधिक होती है। डाइकार्बोक्सिलिक जिसमें 2 C समूह पाए गए। तो ये तो उसकी जल में विलेयता का सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जल में विलयशील होते हैं, 4 कार्बन तक पूर्णतः विलयशील होते हैं, लेकिन उसके बाद जो हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ने के साथ साथ मतलब जल प्रतिकर्षी वाटर रिपेलेटिंग भाग भरने जो उसको रिपेल करता है, रिपेलिंग भाग बढ़ने के कारण उसकी जो क्रिया जो उसकी विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है, वो डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख्य टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता और अम्ल सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप कौन से होते हैं?
सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप का मतलब होता है अगर हमने इसके साथ में किसी हेलोजन को जोड़ दिया, अगर हमने इसके साथ में किसी फ्लोरीन को जोड़ दिया या किसी नाइट्रो को जोड़ दिया या किसी अन्य समूह को जोड़ दिया, वो सारे के सारे प्रतिस्थापी प्रकार के समूह होते हैं। और हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन प्रतिस्थापियों का इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, अर्थात ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी इससे बढ़ेगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी इससे कम होगी, या उदासीन ही रहेगा, मतलब ना तो बढ़ेगी और ना कम होगी। तो देखते हैं, देखिए कार्बोक्सिलिक या COOH समूह, जिसको कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, अम्लीय समूह की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि कार्बोनिल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति से कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो ऑक्सीजन होती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये क्या करेगा, अब इस हाइड्रोक्सिल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। सबसे पहले इस ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अब इलेक्ट्रॉन खींचने पर ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया। तो अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए हाइड्रोक्सिल से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब हाइड्रोक्सिल के ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो यहाँ से H क्या हो जाएगा, बाहर, किसके रूप में, प्रोटॉन के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके उसे प्रोटॉन के रूप में मुक्त कर देता है। तो प्रोटॉन के रूप में H मुक्त हो गया। अनुनादी संरचना है COO- और COO-, यही अनुनादी संरचना भी हमने बनाई थी। कार्बोक्सिलेट रेनाइन की अनुनादी संरचनाएं होती हैं। अब इनका अनुनादी संकर क्या है, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड कौन सा होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब है कि डबल बॉन्ड ऊपर नीचे दोनों तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज भी ऊपर नीचे दोनों तरफ घूमता है। इस डबल बॉन्ड से दो चीजें सिद्ध होती हैं। सबसे पहले तो सिद्ध होता है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, और दूसरी चीज ये सिद्ध होती है कि इसके जो बंद दूरी होती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो होती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ हमेशा फिक्स रहती है दोनों। यहाँ पर भी ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ दोनों बराबर होती है। H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि कार्बोक्सिलिक समूह की एक संयोजकता मुक्त होती है। अब देखो यहाँ पर तो ये जुड़ा है, लेकिन इसकी एक संयोजकता मुक्त है, उसके साथ में कौन सा जुड़ेगा, इससे कौन सा समूह जुड़ेगा, इस बात से अम्ल की सामर्थ्य प्रभावित होती है। किस प्रकार से प्रभावित होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने 3 प्रकार के अम्ल लिए। एक तो इस कार्बन के साथ में हमने CH3 जोड़ दिया, जिसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। एक इस कार्बन के साथ में हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, जिसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और एक इसी कार्बन के साथ में हमने एक एक्स्ट्रा जोड़ के और क्लोरीन और जोड़ दिया, जिसको क्लोरोएसिटिक अम्ल बोलते हैं। अब देखिए कार्बोक्सिलिक समूह की मुक्त संयोजकता के साथ जुड़ा 3 प्रकार के अम्ल हैं, उनके साथ हमने एक के साथ मैथिल समूह जोड़ दिया, एक के साथ हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया और एक के साथ क्लोरोमेथिल समूह जोड़ दिया। अब इसका कौन सा प्रभाव होता है, इसका प्लस साइन प्रभाव होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन पूरे मिल जाएंगे, H+ यहाँ से बाहर बहुत कम निकलेगा और इस वजह से इसकी अम्लता सबसे कम होगी। नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये ना तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है, तो इसका मतलब इससे अम्लता इसकी थोड़ी सी ज्यादा होगी। लास्ट वाले की अम्लता सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन को जोड़ रखा है। ये क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इस वजह से इसकी जो अम्लता है वो सबसे ज्यादा होगी। इन 3 अम्लों में कार्बोक्सिलिक समूह के साथ मैथिल समूह, हाइड्रोजन और क्लोरोमेथिल समूह जुड़े हैं। इनमें मैथिल समूह का कौन सा प्रभाव होता है, इसका प्रभाव होता है प्लस साइन प्रभाव होता है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन को दूर धकेलने वाला, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अर्थात कार्बोक्सिलिक कार्बन, अर्थात इस पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता कम हो जाएगी, फलतः वह अम्ल दुर्बल होगा। अब इससे ये दुर्बल प्रकार का होगा, इसीलिए इन तीनों में एसिटिक अम्ल जो होता है वो सबसे ज्यादा दुर्बल प्रकार का अम्ल होता है। नेक्स्ट देखिए आगे फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक अम्ल में हमने CH3 नहीं जोड़ा, उसमें केवल हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जो कार्बन की तुलना में कम ऋणात्मक है, अतः बंद युग्म का इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन की तरफ अधिक होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ना यहाँ पर पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इस पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर तो प्लस आई इफेक्ट लगा था, यहाँ पर ना प्लस आई है ना माइनस आई है, तो इसका मतलब ये तो अपने स्वाभाविक रूप से क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, H+ यहाँ से बाहर, और H+ के बाहर होते ही इसकी अम्लता बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब फॉर्मिक अम्ल की अम्लता एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक होती है। थर्ड वन देखिए क्लोरोएसिटिक अम्ल।
क्लोरोएसिटिक अम्ल में क्लोरीन परमाणु बहुत अधिक विद्युत ऋणी है, इसका माइनस आई प्रभाव होता है, इस क्लोरीन का माइनस आई प्रभाव होता है। इस माइनस आई प्रभाव के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस वजह से माइनस आई है। माइनस आई प्रभाव के कारण ये इस मेथिल समूह से इलेक्ट्रॉन खींचता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन, देखो एरो इस तरफ है, ये जब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। एक तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कार्बन क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा और H+ यहां से किसके रूप में, H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। चलिए, क्लोरोएसिटिक अम्ल में क्लोरीन परमाणु की बहुत अधिक वितरणता होने के कारण यह पूरा समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला हो जाता है। फलतः कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, उसी के बारे में हमने बात की, जिससे प्रोटॉन का निकलना आसान हो जाता है और अम्ल सामर्थ्य बढ़ जाती है। इस श्रेणी में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है, क्लोरोएसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखिए, अब जो प्रेरण प्रभाव होता है, प्रेरण प्रभाव का मतलब होता है प्लस आई या माइनस आई, इसको प्रेरणिक इफेक्ट बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। प्लस आई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला प्रेरणिक प्रभाव होता है, और जो माइनस आई होता है ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला प्रेरणिक प्रभाव होता है। तो इसका कार्बोक्सिलेट आयन की स्थिरता पर भी असर पड़ता है, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन जो होगा वो ज्यादा स्थायी होगा, कम स्थायी होगा, इस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, जिससे अम्ल की सामर्थ्य का निर्धारण किया जाता है। कार्बोक्सिलेट आयन के साथ यदि कोई ऐसा समूह हो जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला अर्थात प्लस आई प्रभाव वाला हो, तो वह उस आयन के स्थायित्व को कम कर देगा, जिससे अब आयन ऋणावेशित है और प्लस आई वाला और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। आयन तो ऑलरेडी ऋणावेशित है, कार्बोक्सिलेट के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होता है, और प्लस आई वाला उसको और नेगेटिव चार्ज दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो स्थायित्व है, उसकी जो स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम होने से उसकी अम्लता के मान में क्या हो जाएगी, कमी, और वो दुर्बल प्रकार के अम्ल का व्यवहार करेगा। इसी में हम आगे इसी के एक दो एग्जांपल कर रहे हैं, किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से इनमें सामर्थ्य पाई जाती है, क्या इसके अंदर होता है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहला ये आपके सामने दे रखा है। देखो हमने यहाँ पर प्लस आई वाला एल्किल समूह जोड़ रखा है। अब ये एल्किल समूह इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थायित्व कम हो जाएगा। स्थायित्व कम हो जाएगा तो अम्लता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है कि स्थायित्व कम होता है तो अम्लता भी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर स्थायित्व कम हो गया तो अम्लता भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में स्थायित्व कम हो गया तो अम्लता भी कम होगी। इसके विपरीत यदि कोई ऐसा समूह कार्बोक्सिलेट आयन से जुड़ा हो जो उसके ऋणावेश को कम कर सके। अब कोई ऐसा समूह है, जैसे हमने माइनस आई इफेक्ट वाला कोई समूह जोड़ दिया, माइनस आई इफेक्ट वाला जोड़ दिया, तो उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को खींच के ऋणावेश को कम करेगा तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। जैसे इसका स्थायित्व क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये इससे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, इसका स्थायित्व हो जाएगा ज्यादा, और स्थायित्व ज्यादा होने से इसकी अम्लता भी क्या हो जाएगी, इसकी अम्लता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई ऐसा समूह कार्बोक्सिलेट आयन से जुड़ा हो जो उसके ऋणावेश को कम कर सके, जैसे यहाँ पर ये एक्स है, इसका मतलब मान लीजिए हेलोजन है, यहाँ पर माइनस आई प्रभाव है, तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच रहा है, तो ये भी इस तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका स्थायित्व बढ़ेगा और अम्लता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह हो तो उसके स्थायित्व को बढ़ा देगा। यदि आयन अधिक स्थायी होगा, ये आयन अधिक स्थायी हो गया तो अधिक समय तक इसी आयन के रूप में रहेगा, अर्थात कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में रहेगा, तो इससे ये प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। तो ये ध्यान देना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अगर कोई ऐसा प्रतिस्थापी जुड़ा हो जो कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है, प्लस आई, तो उसकी अम्लता क्या हो जाएगी, कम, और वो क्या हो जाएगा, दुर्बल। ठीक है, और अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कोई ऐसा प्रतिस्थापी जुड़ा हो जो कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करता है, माइनस आई, तो उसकी अम्लता क्या हो जाएगी, ज्यादा, और वो क्या हो जाएगा, स्थायी। कार्बोक्सिलेट आयन क्या हो जाएगा, ज्यादा स्थायी। ठीक है, अतः प्रोपियोनिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के समूह जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों इसी को देंगे, इस वजह से दुर्बल प्रकार का अम्ल है। और बेंजोइक अम्ल एक प्रबल प्रकार का है, क्योंकि यहाँ पर तो इसका क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर इसका क्या है, माइनस आर इफेक्ट है। बेंजीन के अंदर रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको, माइनस आर प्लस आर। वैसे तो ये एक प्रेरणिक प्रकार का प्रभाव ही होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी अपने इसको एक अलग टर्म से जानते हैं, जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग, जो इसका प्रभाव होता है अनुनाद प्रभाव। तो माइनस आर प्रकार का प्रभाव है इसमें, इस वजह से इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऊपर नीचे की तरफ जाता रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल क्या हो जाएगा, प्रबल, और ये क्या हो जाएगा,
दुर्बल प्रकार का अम्ल। तो ये ध्यान रखना है आपको, एक दुर्बल प्रकार का अम्ल होता है, एक प्रबल प्रकार का अम्ल होता है, ठीक है। प्रोपियोनिक अम्ल एक दुर्बल प्रकार का अम्ल होता है और बेंजोइक अम्ल एक प्रबल प्रकार का अम्ल होता है। प्रोपियोनिक अम्ल दुर्बल प्रकार का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई समूह जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर ऋणावेश में वृद्धि कर देगा, स्थायित्व को कम कर देगा, अम्लता कम कर देगा। यहाँ पर माइनस आर समूह जुड़ा हुआ है, या इसको अपने माइनस आई भी लिख सकते हैं, ऑलरेडी ये वैसे माइनस आर होता है, तो माइनस आर वाला समूह जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा टाइम तक रहेगा, तो इसकी अम्लता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण होने वाले कुछ जो चीजें हैं उसको सारणी की सहायता से देख रहे हैं, जिससे कि हम इन चीजों को ज्ञात कर सकें। जिससे कि हम इन सब चीजों के बारे में बात कर सकें कि किस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी अम्लता, कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी अम्लता भी उतनी ही ज्यादा होगी। सबसे पहला जो है, इसमें 3 मैथिल समूह लगे हुए हैं, मतलब 3 प्लस आई वाले समूह लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 3। इसकी वजह से इसके ए के मान सबसे कम है, अर्थात ये सबसे दुर्बल प्रकार का अम्ल होता है, ठीक है। दूसरे में प्लस आई वाला केवल समूह क्या लगा है? 1। अब इसमें क्योंकि एक ही समूह लगा है, इस वजह से इसके के मान बढ़ गए, तो इसका मतलब अम्लता बढ़ रही है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, बीच बीच में अम्लता ज्यादा बढ़ रही है और लास्ट में थोड़ी कम हो रही है, तो उसको हम देख लेंगे किस प्रकार से होता है। देखो HCOOH, यहाँ पर कोई प्लस आई माइनस आई वाला नहीं है, तो इसका मतलब इसकी अम्लता और बढ़ गई। उसके बाद आयोडीन जोड़ दिया, माइनस आई इफेक्ट है लेकिन कम होता है, इस वजह से 67 × 10⁻⁵। उसके बाद Br, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां तक, क्योंकि हेलोजन है, हेलोजन का क्रम है, यहां तक इसकी जो माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट वो बढ़ता जा रहा है। माइनस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहां पर क्या हो रहा है, वैसे वैसे यहां पर अम्लता की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। यहां पर आपको ध्यान देना इन दोनों में, ये सबसे ज्यादा प्रबल, ये और अगर इसके साथ में फ्लोरीन जुड़ी हो तब सबसे ज्यादा प्रबल है। यहां पर ये सबसे ज्यादा प्रबल प्रकार का सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है इस सीरीज में, इस श्रेणी में सबसे प्रबल अम्ल है। क्योंकि यहाँ पर कितने जुड़े हुए हैं? 3 माइनस आई वाले जुड़े हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 प्लस आई वाले जुड़े थे तो कम था, 3 माइनस आई वाले जुड़े हैं तो ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब माइनस आई वाले जितने भी जुड़ते जाएंगे उसकी अम्लता के मान में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पैरा पोजीशन पर ये बेंजीन वाला आ गया, उसके बाद पैरा पोजीशन पर क्लोरीन आ गया और उसके बाद पैरा पोजीशन पर नाइट्रो आ गया। अब देखो इसका नाइट्रो का और भी माइनस आई होता है ज्यादा, तो इस वजह से यहाँ पर अगर अपने दोनों की तुलना करें तो क्लोरीन का भी माइनस आई है और नाइट्रो का भी माइनस आई है, लेकिन नाइट्रो का माइनस आई ज्यादा होने के कारण इसकी अम्लता का मान ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि माइनस आई प्रभाव वाले अगर ग्रुप जुड़ते जाते हैं, जितने अधिक माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप जुड़ेंगे किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता उतनी ही अधिक होती जाएगी, किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता उतनी ही अधिक होती जाएगी। और जितने प्लस आई वाले समूह जुड़ेंगे किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, किस प्रकार से इसकी अम्लता बढ़ती है और किस प्रकार से इसकी अम्लता कम होती है। देखिए यहाँ पर वही दे रखा है, एरोमेटिक अम्लों के के मान देखने से पता चलता है कि इनमें से जो भी बेंजीन वाला है को इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। मतलब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये बेंजीन वाला है, ये प्लस आई प्रभाव है, इसका प्लस आई प्रभाव होता है तो इसकी जो अम्लता होती है वो और कम होगी। तो बेंजीन वाला को जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं वो उसके अम्लीय सामर्थ्य को कम करेंगे, इसके विपरीत जो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले हैं वे के मान को बढ़ा देते हैं, अर्थात प्रबल हो जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में C डबल बॉन्ड OH समूह का OH बंध टूटकर कई प्रकार की अम्लीय अभिक्रियाएं देता है। उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में सदैव ऐसा नहीं होता, अर्थात कई बार ये होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकले, कई बार ये होता है कि पूरा का पूरा ये निकल जाए। मतलब कई प्रकार की अभिक्रियाएं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो प्रदर्शित करता है। कईयों में H+ निकलता है, कईयों में पूरा हाइड्रोक्सिल समूह निकलता है, कईयों में ऑक्सीजन के ऊपर पाए जाने वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके कारण अभिक्रिया होती है, और कई बार जो इसके साथ में पाया जाने वाला C होता है उसके कारण भी अभिक्रिया होती है। तो कई प्रकार की इसकी अभिक्रियाएं हैं, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में बहुत अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिक पाए जाने के कारण ही इनका जो अणुभार होता है, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इनके
जो वैल्यू है उससे ज़्यादा प्राप्त होता है। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हमें सिंगल प्राप्त होना चाहिए तो डबल प्राप्त होगा, क्योंकि परिकलित मान जो होते हैं वो इसके दुगने होते हैं। परिकलित मान जो हमें मान जो मिलते हैं वो तो इसके डबल होते हैं, और जो हमें आने चाहिए वो इसके सिंगल होते हैं। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है, यहाँ पर आपके सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, देखिए अल्कोहल की भांति, अब अल्कोहल की तरह ही इसके अंदर क्या है, OH समूह पाया जा रहा है। अल्कोहल में जिस प्रकार से हाइड्रोक्सिल समूह पाया जा रहा था वैसे ही यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल समूह पाया जा रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई हाइड्रोक्सिल समूह पाया जा रहा है, जिस प्रकार से अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह पाया जा रहा है उसी प्रकार से अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह पाया जा रहा है तो सेम टू सेम फिनोमेना यहाँ पर भी होगा। अर्थात ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या आएगा, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, आंशिक धनावेश। तो अल्कोहल की भांति कार्बोक्सिलिक अम्लों में भी ऑक्सीजन पर क्या आता है, आंशिक ऋणावेश, और हाइड्रोजन पर क्या आता है, आंशिक धनावेश। इसकी उपस्थिति के कारण अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतराण्विक का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर, अर्थात दो अणुओं के बीच। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक अणु ये है, एक अणु ये है, इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। ठीक है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध इसके अंदर पाया जाता है, जिससे अणुओं का संयुग्मन हो जाता है। संयुग्मन का मतलब होता है कॉन्जुगेशन, मतलब आप पास पास आ जाते हैं, एसोसिएशन हो जाना। एसिटिक अम्ल के जब अध्ययन किया गया तो उससे पता चला कि हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये अणु डाइमराइज्ड हो जाते हैं, मतलब एक से डबल हो जाते हैं। जैसे ये दोनों यहाँ पर जुड़े हैं, उसका एग्जांपल अपने करेंगे। इसकी पुष्टि इसके अणुभारों से होती है, अर्थात इसके अणुभार डबल प्राप्त होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर एक बार बनाता हूँ किस प्रकार से ये डाइमराइज्ड होते हैं, उसको देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये है CH3C डबल बॉन्ड OOH, एक तो ये, ठीक है, ये OH है। ठीक है, अब इसी के साथ में एक और आएगा, मान लो ये है CH3COH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देखो यहां पर ये ऑक्सीजन और यहां पर ये हाइड्रोजन और यहां पर ये हाइड्रोजन और यहां पर ये ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की सीधी साधी अवधारणा ये होती है कि जब भी हाइड्रोजन दो किन्हीं ऋणविद्युतीय परमाणुओं के मध्य में आता है तो वो एक के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ता है और दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ता है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बॉन्ड सिंपल बन गया। देखो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर ये रहा हाइड्रोजन 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 बॉन्ड बन गया। तो अब क्या हो गया, एक तो ये था और एक ये था, तो इन दोनों ने मिले और किसका निर्माण कर लिया, द्विलक का निर्माण कर लिया, जिसको बोलते हैं डाइमर। डाइमर द्विलक का निर्माण हो गया, दोनों जुड़ गए ना। तो अब इसका जो भार होगा वो भी कितना होगा, दुगना प्राप्त होगा, हमें जो होना चाहिए उससे दुगना प्राप्त होगा। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए पुष्टि इसके अणुभारों से होती है। देखो यहाँ पर वही चीज बना रखी है, यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों के RCOOH को एस्टर में परिवर्तित कर दिया जाए तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रहेंगे। अब देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ही केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एस्टर में नहीं पाई जाती। एस्टर में पाए जाने पर इसके हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाएंगे और इसकी जल में विलयता और क्वथनांक वगैरह की जो वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इनके क्वथनांक समान अणुभार वाले अल्कोहल से अधिक होंगे, एस्टर से अधिक होंगे, और वाष्पशीलता इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब क्वथनांक इनका अधिक हो जाएगा, वाष्पशीलता कम होती है तो क्वथनांक अधिक हो जाता है। एन पेंटेन अणुभार 72 का क्वथनांक कितना होता है, 36 डिग्री। जबकि इसी अणुभार वाले 72 वाले प्रोपोनिक अम्ल का, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है हमारे पास 5 कार्बन का, अगर ये हो देखो CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, एन पेंटेन। एन पेंटेन है। अब एन पेंटेन का अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार होता है 72, जबकि इसका क्वथनांक कितना होता है 36 डिग्री। इसी अणुभार 72 वाले, अब देखो इसी में एक एग्जांपल अपने करते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्रोपोनिक, इसका भी 72 होता है, लेकिन इसका जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा 141 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसी कारण से देखो हुआ क्या, ये और ये सेम है, दोनों का अणुभार भी क्या है, दोनों का अणुभार भी सेम है, दोनों में कार्बन की संख्या भी सेम है, केवल उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। लेकिन केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो क्वथनांक हो गया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो तो हो गया ज्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। तो इससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि इनका बॉइलिंग पॉइंट इनके समान अणुभार वाले एल्केन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर
जो आगे हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आज हमने किस चीज़ों के बारे में बात की उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने बात की कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, एक होता है हाइड्रोक्सिल, एक होता है कार्बोनिल। कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोक्सिल समूह का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्रियाशीलता कम हो जाएगी। जबकि जब हम बात करते हैं जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह पर कार्बोनिल समूह का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी और इसी कारण ही जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो ज्यादा अम्लीय प्रदर्शित करते हैं। अब हमने बात की कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट ऋणायन में। कार्बोक्सिलिक अम्ल की दो अनुनादी संरचनाएं जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव पाया जाता है कम स्थायी होंगी। कार्बोक्सिलेट की भी दो अनुनादी संरचनाएं लेकिन एक ही चार्ज होने के कारण ज्यादा स्थायी होंगी। ठीक है। दूसरी चीज, इसी कारण से वो H+ को आसानी से त्याग कर और कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसी वजह से वो ज्यादा अम्लीय होता है। उसके बाद हमने बात की प्रतिस्थापियों के बारे में। जो अगर प्रतिस्थापी +I प्रभाव वाला जुड़ता है तो उस कंडीशन में तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता कम हो जाएगी, स्थायित्व कम हो जाएगा कार्बोक्सिलेट ऋणायन का। और अगर प्रतिस्थापी -I प्रभाव वाला जुड़ता है तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ जाएगी और कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व भी बढ़ जाएगा। इन सब के बारे में बात की, इसके हमने एग्जांपल देखे, एरोमेटिक्स के अंदर भी हमने एग्जांपल देखे। उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतराणविक प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, मतलब दो अणुओं के बीच में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, विद्युत ऋणी तत्व हैं, इस वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसकी जल में विलयता और क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले जो एल्केन होते हैं उनसे, जो एस्टर होते हैं उनसे अधिक होता है और इनका भार भी इनसे लगभग दुगना प्राप्त होता है। तो आज हमने यहाँ तक बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इसके अलावा कई प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। अर्थात कोई द्विकार्बोक्सिलिक प्रकार का हो सकता है, त्रिकार्बोक्सिलिक प्रकार का हो सकता है, उन सभी का निर्माण और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।